हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने एमपी पटवारी हेतु फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग 500 से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पारी बनाएगी आपको पटवारी। मतलब अगर आपने इन 500 प्रश्नों को लगा लिया तो आपका एक पद सुनिश्चित हो जाएगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, डेली 8 बजे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाना है और पूरा हमारा लेक्चर देखना है। ठीक, 8 सब्जेक्ट के एक एक करके हमारे टेस्ट अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो अगर आप इसे देखते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग साइंस #2 मतलब साइंस का एक टेस्ट आ चुका है, ये साइंस का दूसरा टेस्ट है जिसमें हम लोग पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? यहां पर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है ए प्रोटॉन की संख्या, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी न्यूक्लियोनस की संख्या या फिर डी न्यूट्रॉन की संख्या। तो साथियों, आंसर देने से पहले हमको परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि परमाणु होता क्या है, एटम। साथियों, मैंने केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स भी लिए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उन्हें देखिए और बहुत अच्छे से समझिए परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। यहां पर मैं आपको बता दूं कि परमाणु जो है केमिस्ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, वह परमाणु कहलाता है। अब यहां पर परमाणु के द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो सर परमाणु किन किन चीजों से बना है? तो मैंने आपको बताया है परमाणु 35 से भी अधिक कणों से मिलकर के बना है। 35 से भी अधिक, याद रखोगे साथियों, 35+ कणों से, पार्टिकल से मिलकर के बना है। इसका मतलब परमाणु के भी स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या? बिल्कुल है। अगर हम बात करें कि परमाणु मुख्यतः किन किन कणों से बना है, तो मुख्यतः 3 कण हैं। मुख्यतः 3 कण हमें याद रखना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ दें, संयोजित कर दें, तो एक एटम का निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनका सम एक परमाणु है, एटम है, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, वो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इनका सम कर दें तो मास ऑफ एटम आ जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि सर प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास आपस में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक एटम का मास, एक परमाणु का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है यह काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनका जो सम है, इनका योग ये होता है मास ऑफ एटम, किसी परमाणु का द्रव्यमान। तो सर ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक, किससे बना होता है? तो सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दें तो वो न्यूक्लियस कहलाता है और यही इसी का द्रव्यमान हम बोलेंगे परमाणु का द्रव्यमान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोनस की संख्या, जिसमें क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है। किस तरीके से? इस तरीके से आप देख सकते हैं।
ये इसका आप केंद्रक देख पा रहे हो। केंद्रक में क्या है, ये केंद्रक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और जो ये चारों तरफ घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप यहां पर अगर व्याख्या देखें, हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया स, न्यूक्लियोनस की संख्या। क्या होता है न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का डेफिनेशन देखेंगे तो एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अक्सर न्यूक्लियॉन के रूप में संदर्भित किसकी संख्या न्यूक्लियॉन की संख्या कहलाती है। मतलब जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ते हैं उनकी संख्या, वही न्यूक्लियॉन कहलाता है। और न्यूक्लियॉन का ही जो भार है, न्यूक्लियॉन का ही जो द्रव्यमान है, वो एक परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स में हमको ये पता चलता है कि जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है वह उसके नाभिक में संयोजित होता है। क्लियर है? रदरफोर्ड का भी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी यही चीज क्लियर हुआ। इसे नोट कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे कि प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण होता है। जो प्रोटॉन है वो धनात्मक, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह ऋणात्मक आवेशित कण है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। क्या सर जो आपके नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक धनावेश है और एक उदासीन है। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो यह ऋणात्मक आवेशित कण है। क्लियर? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और यह भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया। परंतु इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी कोश में मौजूद होता है, उसमें ये रोटेट घूमता रहता है। केंद्र में नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखोगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक विशाल होता है, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक विशाल होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं काफी छोटे होते हैं और उनका द्रव्यमान काफी कम होता है, इसीलिए हमने नेग्लेक्ट किया था। क्लियर? तो काफी हल्के होते हैं। इनको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इनको स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को e से डिनोट करते हैं। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अल्कोहल और पानी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? अल्कोहल को और पानी को आपस में अगर हम मिश्रित करें तो किस विधि के द्वारा इसे हम लोग अलग कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमको मिश्रण क्या होता है ये पता होना चाहिए। मिक्सचर, तो पहले हम लोग मिक्सचर समझते हैं। क्या होता है मिक्सचर? तो सबसे पहले आप देखिए पदार्थ, मैटर। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ को, मैटर को भौतिक और रासायनिक आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे भौतिक आधार पर, किस आधार पर? भौतिक आधार पर। तो पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस। उसके अलावा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, मैंने आपको बताया था। चौथा है प्लाज्मा, 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला क्या? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको 5 याद रखना है। इनको आपस में अगर ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो इसको बोलते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। ये द्रव्य और इस द्रव्य में अंतर है। द्रव मतलब होता है लिक्विड, ये लिक्विड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ये द्रव्य क्या होता है? ये होता है मैटर, पदार्थ। क्या होता है पदार्थ?
तो वे वस्तुएं जिनका खुद का द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, उसे हम लोग बोलेंगे कि वो द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये 5 अवस्थाएं हो गई। इसके अलावा रासायनिक आधार पर अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक आधार पर हमने इसे 2 भागों में विभाजित किया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। मतलब प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ और एक है इम्प्योर सब्सटेंस अशुद्ध पदार्थ। ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोग किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में ना रहें। अब मैं आपको मिश्रण तक लेकर के जा रहा हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये अगेन 2 भागों में विभाजित हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब या तो वो तत्व होंगे मतलब एलिमेंट, या तो वो यौगिक होंगे मतलब कंपाउंड, और अगर वो अशुद्ध पदार्थ हैं तो वो मिश्रण होंगे। क्या होंगे? मिश्रण होंगे, मिक्सचर। ये आपको ध्यान रखना है। सर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें किसी भी चीज का मिलावट ना हो। तत्व जो हैं, एलिमेंट जो हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, वही तत्वों की बात कर रहा है, उसी एलिमेंट की बात कर रहा है, और यही परमाणु भी कहलाते हैं क्योंकि इसमें किसी भी चीज का मिक्सिंग नहीं है। तो तत्व या तो धातु होंगे, या तो अधातु होंगे, या तो उपधातु होंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? सर तत्व, अणु, परमाणु आपस में समान अनुपात में मिले होंगे तो यौगिक कहलाएंगे। समान अनुपात याद रखना है साथियों, समान अनुपात में अगर मिले होंगे तो उनको हम कहेंगे कि वो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं। और अगर वह समान अनुपात में नहीं है तो उसको कहेंगे हमारा वो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण कहलाएगा। जैसे क्या हो गया कि अगर आपने H2O की बात की, पानी की बात की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समानुपात है। इनका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एक समान अनुपात में मिलाया गया है, तो हम इसे बोलेंगे यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण बिल्कुल अलग हैं क्योंकि H2O बन के वो पानी बन रहा। क्लियर? परंतु मिश्रण में क्या होगा? अगर मैं रेत को चावल के साथ मिला दूं तो क्लियर आप देख पा रहे हो, रेत अलग है, चावल अलग है। क्या पूरी तरीके से ये मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है मिश्रण क्या है? अब मिश्रण भी फर्दर 2 टाइप का होता है, या तो वो समांगी मिश्रण होगा या तो विषमांगी मिश्रण होगा। मतलब अगर आप नमक को पानी में घोल दो तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, वो समांगी मिश्रण है, वो समांगी मिश्रण है। परंतु अगर रेत को चावल के साथ मिलाओगे तो विषमांगी मिश्रण है। मतलब आप क्लियर देख पा रहे हो, रेत अलग अलग दिख रहा है, चावल अलग अलग दिख रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से मिक्स नहीं हो रहे हैं कि हम उन्हें आंखों से देख ना पाए। हम देख पा रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे ये जो है विषमांगी मिश्रण है। और जो आप चीनी को पानी में घोल रहे हो, ये जो विलयन मिल रहा है, यह क्या होगा? समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। इतनी बात क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हमने मिश्रण बनाया, इसको किस विधि से अलग करें। तो मैंने विधियां भी काफी डिटेल में बताई हैं, 5 विधियां क्लियर किया मैंने आपको समझाया है। इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए, मिश्रण क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का किसी भी क्रम में या अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। किसी भी अनुपात में होगा तो मिश्रण होगा, अगर समानुपात होगा मतलब निश्चित अनुपात होगा तो यौगिक कहलाएगा। उदाहरण, जल में चीनी का विलयन या जल में रेत, ये सभी के सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ साथियों? इस प्रश्न का आंसर आसवन विधि द्वारा होगा। पानी में अगर अल्कोहल को मिलाएंगे तो आसवन विधि के द्वारा उसे पृथक किया जा सकता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण, ये वही चीज है जो मैं आपको बताया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इस सबको नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए। आगे हम लोग प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
आज का हमारा अगला प्रश्न, इसे भी नोट कर लो। यौगिक और मिश्रण में अंतर, जो मैंने अभी बताया वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको हेल्प करेगा, इसे नोट कर लीजिए। अब अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। साथियों, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रखने वाले परमाणु को पहचानना है। या तो वो फ्लोरीन परमाणु होगा, या तो पोटेशियम होगा, या तो मैग्नीशियम होगा, या तो हीलियम होगा। साथियों, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 2 प्रोटॉन हैं, मतलब बहुत छोटा परमाणु होगा, बहुत छोटा एटम होगा। क्लियर है? मतलब इनमें से कौन सा सबसे छोटा एटम हो सकता है? तो इसका सही आंसर है हीलियम। क्यों है हीलियम? हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर भी 2 होता है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। एटॉमिक मास को, मतलब परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? A से। अगर यहां पर हीलियम की बात करेंगे तो क्या हम लोग हीलियम को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? यहां पर परमाणु क्रमांक हो गया 2 और परमाणु भार क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया 4। ये आपको याद रखना है। ये मैं क्लियर आपको बताया हूं कि द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना होता है, तब हमको मिलेगा क्या? परमाणु द्रव्यमान A। क्लियर? बाकी के जो यहां पर फ्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनका परमाणु क्रमांक इस हीलियम से अधिक है, और इनमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हीलियम से काफी ज्यादा है। आंसर क्या हुआ? हीलियम। नोट कर लीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। क्लियर? हीलियम दूसरा सबसे हल्का परमाणु है, दूसरा सबसे हल्का परमाणु। तो सर पहले नंबर पे कौन है? तो आपको आवर्त सारणी, मैं अभी एक लेक्चर लूंगा आवर्त सारणी, उसमें मैं पूरी पीरियोडिक टेबल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो यहां पर अगर हल्का परमाणु की बात करेंगे तो हाइड्रोजन नंबर 1, हीलियम नंबर 2। हीलियम दूसरा सबसे हल्का परमाणु है, नंबर 1 पे कौन है? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। याद कर लोगे। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, मैंने आपको क्लियर बताया है। नाभिक में जो भी कण उपस्थित हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इन्हीं की संख्या को जोड़ने पर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। ये 2 + 2 4 हो गए, तो हमारे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 4। हीलियम परमाणु अणुओं में संयोजित नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये अणुओं में संयोजित नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे O2 बन गया वो से He2 बन गया, ऐसा नहीं होता है। ये अणु कहलाते हैं। परमाणु क्या है? सर सिंपल O परमाणु है, सिंपल हाइड्रोजन परमाणु है, मतलब एक एटम। क्लियर? अगर इसमें O2 बन गया तो ये अणु बन गया, H2 बन गया तो ये अणु बन गया, इसी तरीके से He2 नहीं बनता है। ये चीज ये बताना चाह रहा है, इसलिए इसे एक अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस वे गैसें होती हैं जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, इनका अष्टक पूरा होता है। क्या होता है अष्टक? तो साथियों, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 2 है, बाहरी कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 है तो उसका अष्टक पूरा है। यह मैं आपको मैजिक नंबर भी समझाऊंगा पीरियोडिक टेबल में। 2 8 8 18 18 32 ये है मैजिकल नंबर। अगर किसी भी एटम में परमाणु के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो हम बोलेंगे उसका अष्टक पूरा है, उसका बाहरी कोश कंप्लीट है। वह ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लियर? तो अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, नहीं देगा, तो किसी से वो अभिक्रिया नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग बोलेंगे यह एक अक्रिय गैस है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, एक यौगिक में तत्व डैश 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 द्वारा हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यहां पर प्रश्न क्या है कि किस अनुपात में? क्या द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं,
क्या वो आयतन के अनुपात में होते हैं या फिर आकार के अनुपात में होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? मैंने अभी अभी चर्चा किया यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं? कंपाउंड, तत्वों को आपस में निश्चित अनुपात में मिलाने से जो हमें पदार्थ मिल रहा है वह कंपाउंड यौगिक कहलाता है। क्लियर? अब यहां पर वो यौगिक द्रव्यमान द्वारा हमेशा निश्चित अनुपात में बने होंगे, क्योंकि मैंने अभी चर्चा किया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को जब हम जोड़ते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए क्या आंसर? द्रव्यमान। अगर व्याख्या की बात करें, इसे नोट कर लीजिए आप कि एक यौगिक में तत्व रासायनिक रूप से द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में पाया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि निश्चित अनुपात का नियम होता क्या है। ठीक, तो क्या होता है? एक यौगिक में हमेशा द्रव्यमान द्वारा तत्वों का समान अनुपात होगा, ये याद रखोगे, ना आयतन। कोई भी चीज याद नहीं करना है आपको, सिर्फ द्रव्यमान आपको याद रखना है। और निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो प्राउस्ट। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, प्राउस्ट के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप ये वाला प्रश्न आपको क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा गुण एक समरूप मिश्रण को अपने घटकों में अलग करने में मदद करता है? कौन सा गुण एक समरूप मिश्रण को अपने घटकों में अलग करने में मदद करता है? ए यौगिक, ए भौतिक गुण, या घटक पदार्थों का गंध, या घटकों का रंग, या रासायनिक गुण। इन चारों में से क्या आंसर होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा भौतिक गुण। जो इसका भौतिक गुण है उसी आधार पर समरूप मिश्रण, अभी मैंने समांगी मिश्रण बताया, समांगी मिश्रण और समरूप मिश्रण अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही चीज है। क्या? होमोजीनियस मिक्सचर इसी को बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जो मैं पानी में नमक घोला तो उसके द्वारा जो विलयन हमें प्राप्त हुआ वह एक समरूप मिश्रण है। समरूप मिश्रण, अगर आप एक चम्मच नमक का पानी का जो घोल बनाए हो उसे टेस्ट करोगे तो ग्लास में जितना भी पानी है कहीं से भी आप उठा लो टेस्ट सेम होगा। टेस्ट में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब जो कंसंट्रेशन है हमारे सॉल्ट का, नमक का पानी में, वह हर जगह समान है, इसलिए बोलेंगे यह समरूप मिश्रण है। समांगी मिश्रण भी इसे कहते हैं और इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं अलग अलग। जैसे कि आप नमकीन मिक्सचर खाते हो, उसमें आप क्लियर देखते हो मूंगफली अलग है, बाकी के पदार्थ अलग अलग हैं। अगर इस तरीके का मिक्सचर है तो वो नॉन होमोजीनियस होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। क्लियर रखना, ठीक। तो यहां पर आंसर क्या है? भौतिक गुण के आधार पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। भौतिक गुण समरूप मिश्रण को अलग करने में मदद करता है, भौतिक गुण, ठीक है। समरूप मिश्रण मैंने आपको बता दिया कि समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेशन सॉल्ट की वाटर में पूरे के पूरे जगह में इक्वल होगा। क्लियर? तो वो होगा समरूप मिश्रण। उदाहरण में अगर देखें तो चीनी विलयन हो गया, नमक विलयन हो गया, कॉपर सल्फेट विलयन हो गया, समुद्री जल हो गया, शराब और पानी का मिश्रण, पेट्रोल तेल का मिश्रण, सोडा पानी मिश्रण, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं समरूप मिश्रण के, समांगी मिश्रण के, होमोजीनियस मिक्सचर का। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया परमाणु 3 मुख्य कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों कणों का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वही परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। इसने बात की है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और मैंने अभी चर्चा किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में काफी हल्का होगा, काफी हल्का होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। पूछ क्या रहा है? एक मोल का द्रव्यमान। सबसे पहले ये मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? यह भौतिक राशि का एक यूनिट है, एक मात्रक है। क्या है ये? मात्रक है। जिस तरीके से हमारी लंबाई के लिए मात्रक मीटर होता है, जिस तरीके से वजन के लिए किलोग्राम होता है, उसी तरीके से पदार्थ की मात्रा को, किसको? पदार्थ की मात्रा
पदार्थ की मात्रा को किसमें मेजर किया जाता है? तो मोल में। तो मोल यूनिट हो गया, मात्रक हो गया पदार्थ की मात्रा का। ऐसे एक एक पॉइंट क्लियर रखोगे तो कभी नहीं किसी भी प्रश्न में फंसोगे। ठीक, तो मोल क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा ही हमारा मोल कहलाता है। पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों के एक मोल का द्रव्यमान बताइए। इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? आंसर लिख लो, द, इनमें से कोई नहीं। क्यों भैया? क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। नोट कर लो, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम अगर मास है तो वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। कहीं कहीं आपको यही नंबर 9.1 इंटू 10 की पावर -28 मिलेगा, -28 पावर में, तो वहां पर गलती मत करना, ग्राम में होगा। ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, ये गलती हो जाती है। ऑप्शन में दोनों होगा, ठीक है? तो आपको देख के करना है, ऑप्शन सही मारना है। क्या इनमें इन दोनों सही है? ये केजी में है और ये ग्राम में है, नोट कर लीजिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं अवोगाड्रो संख्या की। क्यों? क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। इसे आप लोग यहां नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट में आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, और ये वाला आपको याद रखना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। क्लियर? अवोगाड्रो संख्या या नंबर किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10 की पावर -23। अगर हम लोग इकाइयों की बात करें, ये नंबर आपको याद रखना है। एक मोल में इतने नंबर्स होते हैं, इतनी इकाइयां होती हैं, मतलब एक मोल में इतने परमाणु होंगे, एक मोल में इतने अणु होंगे, या तो परमाणु और अणु दोनों होंगे। तो हम बोलेंगे ये एक मोल पदार्थ को बता रहा है, ये नंबर एक मोल को बता रहा है। एक मोल में इतने कितने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु या परमाणु होंगे। ये अवोगाड्रो संख्या है। एक मोल में इतने नंबर के अणु परमाणु होंगे, उसको हम लोग एक मोल बोलेंगे। आई होप क्लियर है। अवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो स्थिरांक, ये नंबर हमको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक, प्रश्न बने हैं, बनेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने अभी बता दिया, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर ग्राम में बात करेंगे तो -28 ग्राम। क्लियर? इसके अलावा एक मोल की अवोगाड्रो संख्या, ये नंबर याद कर लो, एक मोल में इतना नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसमें माइनस नहीं है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? अगर समान द्रव्यमान वाले न्यूक्लियाइड्स होंगे, मतलब परमाणु होंगे, दो परमाणु अलग अलग अगर हम बात करें, उनका अगर द्रव्यमान सेम है तो उनको हम लोग संभारिक कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। अगर परमाणु क्रमांक समान होगा, मतलब उनका स्थान समान होगा, पीरियोडिक टेबल में स्थान समान होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटम भी सेम होगा। क्लियर है? तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। अगर परमाणुओं के न्यूट्रॉन समान है तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्लियर है? संभारिक कब होगा? जब परमाणुओं का द्रव्यमान समान होगा। समस्थानिक कब होगा? जब परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होगा। और अगर परमाणुओं के न्यूट्रॉन समान है तो सम न्यूट्रॉनिक होगा। नोट कर लीजिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समभारिक आइसोबार्स, समस्थानिक आइसोटोप्स और सम न्यूट्रॉनिक्स मतलब आइसोटोन्स। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये संभारिक आंसर क्लियर है। संभारिक मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, लेकिन समस्थानिक में सेम परमाणु भी हो सकते हैं।
अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो संभारिक कहलाते हैं। और याद रखना, अगर ये अलग अलग परमाणु हैं तो उनकी भौतिक रासायनिक गुण भी अलग अलग होगी। ये प्रश्न बना है कि संभारिक परमाणु जो हैं क्या उनके भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं? तो नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं तो अलग अलग गुण होगा। क्लियर बात है। यहां पर आप देख पा रहे हो ऑर्गन ले लिया मैंने, पोटेशियम ले लिया मैंने, कैल्शियम ले लिया मैंने। इन सभी का परमाणु भार कितना है? 40 है, 40 है और 40 है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 है। तो आप देख पा रहे हो परमाणु क्रमांक अलग अलग है परंतु परमाणु भार समान है, इसलिए इन तीनों परमाणुओं को हम लोग संभारिक बोलेंगे। क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। धातुओं के लिए सही कथन को पहचानिए। क्या है सही कथन? आइए देख लेते हैं। धातुएं पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, क्या यह सही होगा? धातुएं और गैर धातुएं मतलब अधातु की बात कर रहा है, पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, क्या वो क्षारीय बनाती हैं कि अम्लीय बनाती हैं? धातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं या फिर गैर धातुएं मतलब अधातु पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए कि धातु पानी के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है और अधातु भी पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि जो धातु है अगर उसको पानी में घोलें धातुओं को तो क्या होगा? घोल करके क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्षार मतलब बेस, अम्ल मतलब एसिड। यहां पर क्या बना रहा है? बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, क्षारीय ऑक्साइड। क्लियर है? ऑक्साइड क्यों बना रहा है? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन के आयन अलग हो गए, ऑक्सीजन के आयन जो हैं वो उस धातु से क्रिया करके उस धातु का ऑक्साइड बना दिया। क्लियर है? तो ऑक्साइड जो है वो क्षारीय ऑक्साइड होगा, मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। सर क्षार और अम्ल कैसे पता करें? किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में क्षारीय प्रकृति है या अम्लीय प्रकृति है, ये कैसे पता करें? अगर उसमें H+ आयन है साथियों, अगर उस विलयन में, उस एक्वस में H+ आयन है तो हम कह सकते हैं वह अम्लीय प्रकृति का है, और अगर उसमें गलती से OH- आयन है तो हम बोलेंगे वो क्षारीय प्रकृति का है। सर एग्जाम्पल बता दीजिए तो मजा आ जाए। अगर एग्जाम्पल बात करें हैं क्षारीय प्रकृति का तो NaOH आप लोग देख पा रहे हो, इसमें OH और Na, तो OH- आयन और Na+ आयन आपस में जुड़ के एक NaOH बना दिया। ये आपको समझ में आ गया कि ये क्षारीय प्रकृति का है। अगर हम लोग अम्लीय प्रकृति की बात करें तो HCl, इसमें H+ आयन और Cl- आयन है, तो H+ आयन जिन जिन विलयन में, जिन जिन सॉल्यूशंस में होगा वो कहलाएगा अम्लीय प्रकृति का, और OH- आयन जिस विलयन में, सॉल्यूशन में होगा वो क्षारीय प्रकृति का कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया। इसके अलावा H2SO4, यहां पर H2+ आयन है और यहां H+1 आयन है, तो इन दोनों में भी ज्यादा अम्लीय कौन होगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो यहां H2+ आयन बनेगा और यहां H+ आयन बनेगा। ये H+ आयन है और H2+ आयन है, तो ये ज्यादा अम्लीय हो गया इस वाले विलयन से। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और ये वाला पॉइंट, अधिकांश गैर धातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगर धातु होगा तो क्षारीय ऑक्साइड, अधातु होगा तो अम्लीय ऑक्साइड। नोट कर लीजिए। इसके अलावा ये वाला फैक्ट अभी नोट कर लेंगे कि धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं और एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैंने बोला धातु को पानी में डालेंगे तो पानी में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, वो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा धातु से तो वो बन जाएगा धातु का ऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है वो निकल के H2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगी वो गैस के रूप में। तो ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, आज का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग पीने के पानी का शोधन के लिए किया जाता है? शोधन, पानी का शोधन कर रहे हैं। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अब शुद्ध पानी की कमी पड़ती जा रही है
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वागार्ड वगैरह लगा रहे हैं, आरओ वगैरह लगा रहे हैं, ताकि पानी का शोधन करके हम लोग शुद्ध पानी पी सके, हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का नुकसान ना सहना पड़े। तो यहां पर क्लियर आपको पूछा है कि किस गैस का उपयोग पानी के शोधन के लिए किया जाता है, मतलब पानी को प्योर करने के लिए, प्योरीफाइड करने के लिए किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? आपका आंसर होना चाहिए क्लोरीन। क्लोरोनीकरण इसको बोलते हैं, पानी को शुद्ध करने की ये विधि है, याद कर लीजिए। क्लोरीन है पानी को शोधन करने के लिए। तो क्लोरीन के बारे में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि क्लोरीन की खोज सबसे पहले 1744 में कार्ल विल्हेम शीले के द्वारा की गई। कार्ल विल्हेम शीले, शीले भी आप अब याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। कब की गई? 1744 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? जल शोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बिंदु पर क्लोरोनीकरण किया जाता है या किया जा सकता है, मतलब जो क्लोरीन की मात्रा है वो पानी में धीरे धीरे उसमें मिक्सिंग की जाती है, वो किसी भी समय हो सकती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली उसमें हम लोग मिलाते जा रहे हैं। क्लियर है? इस प्रकार पानी की उपचार सुविधा में प्रवेश करने से लेकर उसके जाने समय तक उपचार का एक पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है और पानी को शुद्ध करता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्लोरीन ही है जो पानी के शोधन को, पानी के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया? अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न। उन धातुओं के सेट का चयन कीजिए जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु श्रेणी में आते हैं। सबसे कम पूछा है, सबसे कम अभिक्रियाशील मतलब जिनका रिएक्शन जो कैपेसिटी है वो सबसे कम हो, जो जल्दी रिएक्ट ना करें, उनका हमको क्या करना है, उनका चयन करना है। क्या वो सोना चांदी लोहा है? तो लोहा तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वो आप देख पाते हो लोहे का वो क्षरण होना चालू हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये हमारा आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहां पर मैं आपको इसका थोड़ा व्याख्या बता देता हूं। क्या ये चीज आप नोट कर लीजिए, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम। इस वाली लिस्ट को आपको याद रखना है। जो सबसे नीचे है वो आप देख पा रहे हो प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है। ये धातुओं की बात कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, चांदी, सोना और प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट हैं इस पूरी लिस्ट में। आपको शुरू के दो याद रखने हैं, एक तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये 2-3 याद रख लो और नीचे का याद रख लो। क्लियर है? अब इसकी व्याख्या देख लो, थोड़ा सा इसे नोट कर लो कि धातुएं जो है ये चांदी, सोना, प्लेटिनम, आई होप याद हो गया। ठीक, धातुएं हवा में मौजूद जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, बिल्कुल करती हैं, और उसका ऑक्साइड बनाती हैं, धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयरन का भी ऑक्साइड बनता है और उसका रेड रेड आप देखते हो, उस पर धीरे धीरे उसका क्षरण होना चालू हो जाता है। ठीक, उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं जो हैं वो तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि सोडियम है, ये वायु में आग पकड़ लेता है। अगर सोडियम को आप वायु में से फेंकोगे तुरंत आग लग जाती है, करके देखना, लैब में किया था हमने, बहुत मजा आता था। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे, सोडियम जो है वायु के साथ आग पकड़ लेता है। ये क्वेश्चन पूछे हैं, कई एग्जाम में पूछा है। ठीक, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। धातुओं की ऐसी अभिक्रियाशीलता के कारण अधिकांश धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में उपलब्ध नहीं होती हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यह अपने यौगिकों के ऑक्साइड रूप में पाए जाएंगे, या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ होगा तो ऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बन के साथ होगा कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन, और अगर सल्फर के साथ होगा तो सल्फाइड बनाएगा, धातु का सल्फाइड, धातु का ऑक्साइड, धातु का कार्बोनेट। क्लियर है? के रूप में मौजूद होगा। कुछ धातुएं जो कम अभिक्रियाशील होती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम। आई होप पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है और पूरा सेशन भी क्लियर है। तो फटाफट हमारा एमपी पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च है, इसे आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर 200 से अधिक टेस्ट आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पर इसकी खासियत क्या है कि इसकी खासियत जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। 20 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, 150 से अधिक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे जहाँ 8 सब्जेक्ट की तैयारी मजेदार होगी और 15 FLT और 12 MPG के यहाँ पर अवेलेबल है। फटाफट हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए फटाफट और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए। तो आपको जबरदस्त इसी तरीके से पढ़ाई करना है और कंटेंट आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।